2014 से पहले एक देश में स्वच्छ वातावरण था। सब लोग बड़े प्रेम, सौहार्द, भाईचारा और मित्रता से रहते थे। और 2014 के बाद से अब तक कहीं ना कहीं हम फिर से उस गुलामी के दौर पे जा चुके। जो वीर सावरकर, जो स्वयं वो अपने आप को वीर कहते हैं, वो अंग्रेजों की गुलामी करते थे। वो अंग्रेजों को गोपनीय जानकारी, जो हमारे योद्धा थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, जो हमारे देश की आज़ादी के लड़ रहे थे, उनकी सूचना सरकार तक पहुंचाती थी। बीजेपी के पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं है, क्योंकि वो इतिहास से कोई इत्तेफाक ही नहीं रखते हैं। वो अपना एक प्रोपेगेंडा बनाते हैं। आप अभी देखिए, कुछ दिन पहले, चुनाव से पहले नेहरू जी को अय्याश कहा जाता है। मैं सोचता हूँ काश मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हो तो शायद आज जवाब दे पाते। मोदी जी के कथनी और करने में जमीन आसमान का फर्क। और बीजेपी तो चाहती है कि संविधान को किसी भी तरह से खत्म किया जाए। मैं कहता हूँ ये तो हमारे देश की जनता समझदार है कि इस बार मोदी जी को पूर्ण बहुमत नहीं दिया। अदरवाइज अगर 400 सीट पार कर लेती तो हमारी मनुवादी स्मृति हो जाती और हमारा देश फिर से गुलाम हो जाता। और हम आज से नहीं, ये अंकित हत्याकांड से लेकर, अभी मैं महिला की बात कर रहा हूँ, और तब से लेकर आज तक आप बताइए ना कि कौन से मुद्दे पे पुलिस को कामयाबी मिली। बात खनन हो, अधिकारी हो, ये जो जितने भी ब्यूरोक्रेसी है ना इस समय उत्तराखंड में, पूरी तरीके से पैसा बटोर के मुख्यमंत्री को देने का काम करे, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन अगर जिस दिन जनता सड़कों पर उतरेगी या जिस दिन जनता ने मन बना लिया, उस दिन कोई भी सरकार हो, चाहे कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, उसको उखाड़ फेंकने की क्षमता ये जनता रखती है। ये लोकतंत्र की खूबसूरती। नमस्कार साथियों, आज के मंच पे हमारे साथ मंच साझा करने के लिए जो शख्सियत हमारे साथ उपस्थित हुई है, वो किसी पहचान की मोहताज नहीं है। विधानसभा 67 से एक मजबूत कांग्रेसी नेता के तौर पर उभरते हुए सितारे किशोर हलदार, कांग्रेसी नेता, समाज सेवी, मुखर वक्ता और बंगाली समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले और समाज के मुद्दों को ज्वलन तरीके से उठाने वाले उस व्यक्ति से आज मैं आपको रूबरू करवाना चाहता हूं। तो दादा, स्वागत है पहले तो आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। और काफ़ी लंबे समय बाद मुलाकात हुई है, तो मैं पहले आपसे कह दूं कि मैं बात इस तरीके से करने वाला हूं कि मैं देश से, उत्तराखंड से और फिर शहर से, अपने ज़िले से और फिर रुद्रपुर शहर, और आपकी उस पर राजनीति की बात करेंगे। तो पहले देश के कुछ मुद्दों पर बोलते हैं कि पिछले कुछ समय से जो हमारे देश पर जो राजनीति गरमा गई है, और मैं उसी मामले में आता हूँ सीधे सीधे, ज़्यादा लंबी ना बात खींचते हुए, कि पहलगाम हमले को लेकर किशोर हलदार क्या सोचते हैं, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये बहुत ही दुखद घटना है कि पाकिस्तान से आकर हमारे देश के नागरिक, जिनके पास कोई हथियार नहीं, बेचारे निहत्थे थे, अपने परिवार से घूमने निकले हैं, कोई हनीमून मनाने निकला है, कोई छुट्टियाँ मनाने निकला है, ऐसे लोगों पर गोलियां बरसाई जाती है। ये इस घटना की जितनी निंदा की जाए उतनी ही कम है। और पूरा देश कहीं ना कहीं इस घटना को लेकर चिंतित है, आहत है और दुखी है। एक विपक्षी होने के नाते हम इस समय सरकार के साथ हैं और पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ एक ऐसा जवाब, मुंह तोड़ जवाब देने की ज़रूरत है कि उनकी 7 पुश्तें याद रखें। लेकिन अभी जो घटनाक्रम हुआ, इसको लेकर कहीं ना कहीं पूरे देशवासी में मायूसी है। हमारा जो देश है एक संप्रभुता देश है। संप्रभुता मतलब हमारा जो देश है वो स्वयं अपने फैसले ले सकता है, ना कि बाहरी दबाव में। जब हमारा देश ब्रिटिश के गुलाम था, उस समय जो ब्रिटिश जो फैसले लेते थे वो हमारे देश के राजा महाराजा को स्वीकार करना पड़ता था। लेकिन जब से हमारा देश आज़ाद हुआ, नेहरू जी के नेतृत्व में, गांधी जी के नेतृत्व में इस देश को आज़ादी मिली, उसके बाद जो संविधान जो हमारा देश बना है वो हमारे देश को एक मजबूती प्रदान करता है। लेकिन जिस तरीके से ट्रंप ने इस वार को रुकाने का काम किया है, रोकने का काम किया है, वो कहीं ना कहीं कई सारे सवालों को जन्म देता है कि क्या हमारा देश वास्तव में अब संप्रभु रह गया है? फिर हम उस गुलामी की दौर से तो नहीं जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि 2014 से पहले एक देश में स्वच्छ वातावरण था। सब लोग बड़े प्रेम, सौहार्द, भाईचारा और मित्रता से रहते थे। और 2014 के बाद से अब तक कहीं ना कहीं हम फिर से उस गुलामी के दौर पर जा चुके हैं। कैसे? अंग्रेजों का एक फंडा था कि फूट डालो और राज करो, और उन्होंने वो किया, जिससे हमारा देश को काफ़ी लंबे समय तक संघर्ष करना पड़ा। 1857 से हमने संघर्ष शुरू किया और 1947 में जाके हमें आज़ादी मिली। उसका कारण यही था कि कुछ लोग आरएसएस, जो आज जिसकी हद शय पर बीजेपी काम करती है,
ऐसे ऐसे लोग थे जैसे जो वीर सावरकर, जो स्वयं वो अपने आप को वीर कहते हैं, वो अंग्रेजों की गुलामी करते थे। वो अंग्रेजों को गोपनीय जानकारी, जो हमारे योद्धा थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, जो हमारे देश की आज़ादी के लड़ रहे थे, उनकी सूचना सरकार तक पहुंचाती थी, ब्रिटिश सरकार को पहुंचाती थी, जिसकी वजह से हमारे जो मंसूबे हैं वो फेल होते रहे, जिसकी वजह से हमें आज़ादी बहुत लंबे संघर्ष के बाद मिली। आज हिंदू और मुस्लिम के बीच एक बहुत बड़ी खाई पैदा की जा रही है। ये जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, उस समय हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी, जैन सभी धर्म के लोग ने इस देश को आज़ादी दिलाने का काम किया था। आज से आप पीछे चले जाइए, 1947 में चले जाइए, उस समय हमारे देश की परिस्थिति क्या थी? एक सुई तक नहीं बनती थी। लेकिन जवाहरलाल नेहरू कहिए, सुभाष चंद्र बोस कहिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल कहिए, ये सब कांग्रेसी विचारधारा के लोग थे। उन्होंने देश को एकजुट करने का काम किया। उन्होंने किस तरीके से सद्भावना, उसके बाद स्वराज की भावना, ये सब कल्पना कांग्रेस की, कहते नहीं ब्रेन, ये सब कांग्रेस की ब्रेन थी कि हमने एक बहुत साधारण, कहते नहीं, एक बापू को क्या कहते थे, फकीर हैं, फकीरी करके उन्होंने देश को आज़ादी दिलाई अहिंसा के रास्ते। मैं एक नाम आपने ले लिया है, इस नाम को लेकर बड़ी विडंबनाएं, मतलब मैं कहता हूँ गलतफहमियां लोगों के जहन में। वो नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। प्रधानमंत्री ने खुद से ये भाषण दिया है और 2014 के बाद से और कई बार उन्होंने भाषण दिया, और अक्सर इस चीज़ को लेकर बहस होती है, चर्चाएं होती हैं कि अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के प्रधानमंत्री बन गए होते तो कश्मीर भारत का हिस्सा होता। इस बात में कितनी सच्चाई है? कश्मीर अभी भी भारत का हिस्सा नहीं, मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रधानमंत्री होने वाली बात पे आ रहा हूँ। क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के प्रधानमंत्री होते? देखिए, परिस्थिति उस समय बहुत ही विकट थी। देश की कमान उस समय महात्मा गांधी जी संभाल रहे थे। उन्होंने सभी को एकजुट करने का काम किया था, लेकिन नेहरू जी उस समय सबसे उभरते हुए राजनीतिक नेता थे और उन्होंने देश के तमाम मुद्दे पर वो आगे चलकर काम कर रहे थे कि किस तरीके से इस देश का विकास किया जाए। देश जब आज़ाद हुआ तो बिल्कुल खोखला था, क्योंकि अंग्रेज़ों ने पूरा निचोड़ के चले गए थे। सारी रियासतें खाली हो गई थी, सोना, जितने भी महंगे चीज़ थे, सब अंग्रेज़ अपने साथ लेके चले गए थे। ऐसे में देश को एकजुट करना, देश का आर्थिक विकास करना, ये जितने भी बड़े बड़े डाम थे, भाखड़ा नांगल बांध, DRDO, IIT, ये सब क्या था? ये देश को एक विकास की धारा में लेके आना था, लोगों को रोजगार देना था। अंग्रेज़ों को भगाने में जो महात्मा गांधी जी ने जो सूत, जिसे कहते हैं ना, चरखी चला के, क्योंकि अंग्रेज़ों का हम लोगों को जब तक उनका बहिष्कार नहीं हुआ तब तक वो नहीं जा पाए। जैसे उनको लगा कि हाँ, ये अकेला व्यक्ति हमारे लोगों को मतलब जागरूक कर रहा है, देश के लोग जागरूक कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे ज़्यादा दिन तक सस्टेन नहीं कर सकते थे। तो ये पॉलिसी थी, लेकिन नेहरू जी मजबूत हो रहे थे और ये गोलवलकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सावरकर, इनकी पॉलिसी थी किसी भी तरीके से वल्लभ भाई पटेल जी को मजबूत किया जाए, उनको सामने लिया जाए, जिससे नेहरू जी का कद छोटा किया जाए। लेकिन मैं दादा उसी बात पे आ रहा हूँ कि जितनी मेरे को जानकारी है, जितना मैंने पढ़ा है, मुझे लगता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है 50 में के दशक में उनकी डेथ हो गई थी, और जो पहला चुनाव हुआ है वो 51 में हुआ है, क्योंकि वो तो चुनाव से पहले ही एक्सपायर हो गए थे। बिल्कुल। तो फिर ये कैसे कहा जाता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के हाथों में कमान हो जाती? बीजेपी के पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं है, क्योंकि वो इतिहास से कोई इत्तेफाक ही नहीं रखते हैं, वो अपना एक प्रोपेगेंडा बनाते हैं। आप अभी देखिए, कुछ दिन पहले, चुनाव से पहले, नेहरू जी को अयाश कहा जाता था। उनकी कुछ फोटो वायरल कर दी, खासी एक फोटो वायरल होती किसी लड़की के साथ, जो वो बहुत, लेकिन वो पता है कौन है? एक में उनकी बहन है जो उनके गालों में चुम्बन करती है, और एक उनकी भांजी है जो बचपन से उनके साथ रहती थी, वो उनको हक करती है। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरीके का प्रोपेगेंडा बनाया जाता है। मैं इस मामले में आता हूँ, महिलाओं पे भी बात करने के लिए आएंगे। आपने भी कहा था कि ट्रंप ने इन्वॉल्वमेंट किया है, जिसके बाद ये युद्ध रोका गया है। 2014 से पहले मोदी जी का एक खासा बयान है और जो खासा वायरल होता है, जिसमें वो कहते थे कि पाकिस्तान हमें मार के चले जाता है और हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री विदेश जाके रोते हैं, ओबामा रोते हैं, और पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए, हिंदुस्तान इस तरह से। तो ये इस समय क्या हुआ? ये सब क्या था? मैं कहता हूँ कि वो कब तक रोना रोते रहेंगे कि नहीं, मैं यही बात मैं उस चीज पे आ रहा हूँ कि
आपने बयान दिया है कि पाकिस्तान हम पे अटैक करके चले जाता है, और मेरे ख्याल में मुंबई हमले के बाद ये बयान कहीं जारी हुआ था, और हमारे देश के जो प्रधानमंत्री वो जाके रोते हैं ओबामा, और फिर ओबामा इस मामले में संधि कराता है, और मोदी जी लगातार से कहते हैं कि मेरे ट्रंप से बहुत अच्छे संबंध हैं और मेरा दोस्त, मतलब बिल्कुल क्लोज फ्रेंड बताया जाता है। उसके बाद वो क्लोज फ्रेंड एंट्री करता है और बाकायदा इस तरीके की एंट्री करता है कि फिर भारत की सेना को पीछे आना पड़ जाता है। मैं और एक बात और कह रहा हूँ कि आपने एक बड़ी सही बात कह दी थी कि इस समय हम जो है सरकार के साथ हैं। सरकार से मतभेद होना एक अलग बात है, लेकिन हमारे देश की प्राथमिकता हाँ, हम सेना के साथ हैं और सेना का मनोबल बढ़ाने के। लेकिन इस तरीके से कोई अदर कंट्री आके मजबूत भारत में, अखंड भारत का सपना देखने वाले और विश्व गुरु जैसे बातें जब होती हों, वहाँ पर इस तरीके से अगर कोई डिसीजन लेता है तो फिर ये बड़ी हास्यास्पद बातें लगती हैं। मैं सोचता हूँ काश मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री होते तो शायद आज जवाब दे पाते हैं। मोदी जी की कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। प्रधानमंत्री तो मोदी जी ही हैं। कौन कहता है? वो तो मोदी जी है ही नहीं। मोदी जी तो कहते हैं कि हम पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देंगे, हमारे पास इतनी ताकत है, हम पूरे विश्व को बताएंगे हमारे पास कितनी ताकत है। वो काम इंदिरा जी ने करके दिखाया था जब 1971 का वार हुआ था। वो उन्होंने भी अमेरिका ने मध्यस्थता करने की कोशिश की थी, लेकिन वो गए, लेकिन मिले नहीं। वापस आके पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, आज पूर्वी पाकिस्तान और बांग्लादेश बना है। इसे कहते हैं लीडरशिप, इसे कहते हैं नेतृत्व। इसी वजह हमें से अपनी क्षमता को समझने की जरूरत है। इसी वजह से जबकि उस समय हमारे पास कोई संसाधन नहीं था, ना हमारे पास ब्रह्मोस मिसाइल था, ना हमारे पास चिनूक था, ना हमारे पास जितने भी आधुनिक हथियार है। लेकिन तब एक हथियार शायद सरकार के पास नहीं था। अगर वो हथियार सरकार के पास होता तो सरकार कुछ कर पाती। वो हथियार था मीडिया। बिल्कुल, बहुत सही कहा। आज के समय में मीडिया सरकार की भूमिका निभा रही है, ना कि निष्पक्ष भूमिका। नहीं, सरकार से बहुत आगे चले गई ये मीडिया। अब आप देखिए ना कि मौजूदा समय में जो नेशनल टीवीओ ने दिखाया है, उन्होंने दिखाया कि हमने लाहौर पे कब्जा कर दिया, हम इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। सेना को खुद आके बयान देना पड़ जा रहा है। सरकार उस चीज में उसका विरोध जता रही है। उसके बावजूद ये नेशनल मीडिया दिखाना क्या चाहता है। और सबसे दुखद बात यह है कि देश की जो 2 लेडी है, कहते नहीं सिंदूर, बहुत अच्छा, ये जिसने भी ये कॉन्सेप्ट दिया है मैं उसकी बहुत तारीफ करता हूँ, चाहे मैं विपक्ष का ही क्यों ना हूँ। क्योंकि एक सिंदूर का बदला 2 लेडीज ने लिया, उसमें भी आप धर्म देख रहे हो, उसमें भी आप धर्म देख रहे हो। सोचो ना कि हमारे देश में कितना बड़ा एक मतलब नफरत की खाई पैदा कर दी। मुझे कई बार ऐसा लगता है कि जब सरकार मंच के शिखर से आकर इस बात के लिए कभी बयान देती है, हिंदू मुस्लिम चीज़ों के लिए बयान देती है, उसका धरातल पे बिल्कुल विपरीत असर होता है। अब आप समझिए कि मैं मुद्दे से भटक के थोड़ा और चलता हूँ। नैनीताल में एक रेप केस होता है, जिसके बाद वो जो उसकी जो विरोध होती है, जो आग होती है, वो इस तरीके से हो जाती है कि पूरा वहाँ का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जाती है। जबकि उससे ठीक एक दिन पहले एक रेप गोपेश्वर में होता है, और उसके ठीक एक दिन बाद एक रेप डोईवाला में होता है। हल्द्वानी में भी होता है। हल्द्वानी में तो उसके बाद हुआ है, हल्द्वानी में उसकी अरेस्टी के बाद हुआ है। मैं सेम डेट की बात कर रहा हूँ, 29 और 30 तारीख की बात है, एक साथ मुकदमे। तीनों लड़कियां नाबालिग है, और गोपेश्वर वाली लड़की जो होती है वो 6 महीने की प्रेग्नेंट भी उस मामले में होती है। बाकी के दोनों व्यक्ति जो होती है हम हिंदू समाज से होते हैं, लेकिन उनके खिलाफ ना तो कहीं खबर चलती है, ना ही कोई विरोध होता है, और ना ही कोई होता है। फिर घटना हो जाती है आपके हल्द्वानी में, फिर हल्द्वानी में कुछ नहीं होता है, लेकिन फिर यही घटना रुद्रपुर में होती है, फिर रुद्रपुर में कुछ नहीं होता। और इसी घटना का एक जीता जागता हमने उदाहरण देखा है। एक घटना होती है सितारगंज में, जहाँ लव जिहाद के चलते एक लड़की की गर्दन काट दी जाती है, उसके बाद उसका घर ढा दिया जाता है। मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि क्या जो ये इतना बड़ा संगीन जुर्म है, जैसे अभी हम हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति पे बात कर रहे थे, जो इतना बड़ा संगीन जुर्म है, जैसे ये बलात्कार जैसे जो अपराध हैं, क्या ये बलात्कार केवल हिंदू मुस्लिम आधार पर ही साबित हो पाएंगे, या फिर इसके अलावा भी और इसकी कोई देखने की सरकार के पास नीति है? देखिए, अपराध का कोई धर्म नहीं होता। हाँ, मैं सिंपल बात है, मैंने एक बात कही, देखिए आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। आतंकवाद का काम है दहशत गर्दी फैलाना, और इसके अलावा इसकी कोई और परिभाषा नहीं है। तो मैं यही बात पे किशोर जी मैं जानना चाहता हूँ कि जो बलात्कार जैसे जो आरोप हैं, इस पर ये सब चीज़ें क्यों होती है। और मैं एक बात और बताता हूँ, अभी कुछ दिनों पहले किला खेड़ा में एक लव जिहाद का मैटर आया था। माननीय हमारे यहाँ के जो हिंदू हृदय सम्राट हैं, विधायक जी हैं, वो किला खेड़ा चले जाते हैं, लेकिन रुद्रपुर की उस 6 साल की बच्ची के लिए उनके मुंह से एक शब्द नहीं फूटता है। तो ये बात थोड़ी सी कहीं ना कहीं कचोटती है कि आपकी या तो पास की नज़र कमज़ोर है, या आप देखना ही नहीं चाहते हैं। एक्चुअली ये आरएसएस ने और जो पुणे से जो संचालित होता है ना, उन्होंने पट्टी डाल रखी है कि सिर्फ मुसलमानों के गलत का भी विरोध करना है, हिंदुओं के गलत का विरोध नहीं करना। अच्छा, मैं इस मामले में एक और चीज़ पे आ जाता हूँ, एक और बात बताऊँ। कलकत्ता में एक रेप केस होता है हॉस्पिटल में, डॉक्टर, और जिसकी आग इतनी होती है कि पूरे देश में फैलती है, और जायज़ भी है। मैं कहता हूँ इस तरह की घटनाओं का, जितनी वो कुकृत्य घटना थी, उसका विरोध होना जायज़ था।
ठीक है। उस सेम टाइम पे एक रुद्रपुर में भी घटना होती है तस्लीम जहां बेगम को लेकर, लेकिन फिर वही हिंदू मुस्लिम विवाद में इस बार लड़की फंस जाती है कि रुद्रपुर के ही लोग अपने मतलब रुद्रपुर के सारे जो डॉक्टर्स होते हैं वो कलकत्ता के लिए तो आवाज उठाते हैं, लेकिन वो भी लड़की मेडिकल लाइन से थी, रुद्रपुर के प्रतिष्ठित हॉस्पिटल में वो जॉब करती थी, उसके लिए किसी ने आवाज नहीं उठाई। मैं कहता हूँ फिर क्या हर बार इसी तरीके से देखा जाएगा क्या? देखिए हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं। कांग्रेस ने धर्म को छोड़कर बाकी सब मुद्दे पर काम किया है जी, जिसकी वजह से देश आज इस हैसियत पे पहुंचा है कि हम बड़े बड़े दुश्मनों को माकूल जवाब दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा ध्यान इन मुद्दों से हटकर बाकी मुद्दों पे था। देश में शिक्षा, रोजगार किस तरीके से फैले, मनरेगा, ठीक है, राइट टू फूड, राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू स्पीच दे दिया राइट टू स्पीच, आर्टिकल 19A ना ये भी संविधान नहीं है। जी जी, मैं इसके बाद बताता हूँ। मौजूदा समय में सरकार ने राइट टू स्पीच दे दिया, बोलने का अधिकार, जो मौलिक अधिकार जो सरकार ने कुछ लोगों को प्रोवाइड करवा दिया है कि लोग उस मामले को लेकर छीन रही है। नहीं, पुण्य प्रसून वाजपेयी का 4 PM बंद कर दिया, नहीं, यूट्यूब चैनल बंद कर दिया। ठीक है, मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ कि अब राइट टू स्पीच का मेरा मतलब ये है कि कुछ लोगों को बोलने का इस तरीके का अधिकार दे दिया है कि लोग किसी के घर में जाकर और किसी भी तरीके के बयान दे सकते हैं। देखिए यही विपक्ष के पास नहीं है राइट टू स्पीच का राइट्स, लेकिन कुछ लोगों के पास तो है। तो ये गलत है ना, हम संविधान से अलग जा रहे हैं ना। और बीजेपी तो चाहती है कि संविधान को किसी भी तरह से खत्म किया जाए। मैं कहता हूँ ये तो हमारे देश की जनता समझदार है कि इस बार मोदी जी को पूर्ण बहुमत नहीं दिया, अदरवाइज अगर 400 सीट पार कर लेती तो हमारी मनुवादी स्मृति हो जाती और हमारा देश फिर से गुलाम हो जाता। मैं कहता हूँ कि ये देश की खूबसूरती तभी है जब सभी धर्म का, सभी व्यक्ति का सम्मान होगा, सभी को समान अधिकार मिलेंगे, सभी को कानून क्या कहते हैं न्याय का अधिकार मिलेगा। अच्छा, अभी हमारे देश में मैं एक चीज़ पे और आ रहा हूँ। एक अभी ना देश पे एक बड़ा ज्वलंत सा मुद्दा है, इस मुद्दे पर भी खासा बात करनी चाहिए। मैं किसी और व्यक्ति से भी इस मामले में बात करने की कोशिश करूँगा। जो जब से पहलगाम हमला हुआ है कि नाम पूछकर लोगों को मारा गया, धर्म पूछकर लोगों को मारा गया, उसके बाद से और फिर नैनीताल में जो घटना हुई, उसके बाद दुकानों के नाम पूछकर जो एक वो चल रहा है, और मैं थोड़ा सा इस चीज़ को वाजिब भी मानता हूँ कि फिर अगर किसी व्यक्ति ने अपना बिजनेस करना है तो वो अपना नाम छुपाए क्यों। मैं थोड़ा सा इस चीज़ को उस तरीके से देखता हूँ। लेकिन मैं एक बात और भी देना चाहता हूँ इसमें, आपका इस मामले में क्या तर्क है? जो हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ी बीफ एक्सपोर्ट कंपनी है, क्या उसका नाम वास्तव में उसके मालिक के नाम पे रखा जाएगा? बिल्कुल नहीं, अल कबीर नाम है। हाँ। लेकिन उसका जो मालिक है वो क्या सेन है, नाम में बोल रहा हूँ, नाम मुझे भी ध्यान नहीं है, मुझे कुछ याद आ रहा है। चलिए जो भी है, हाँ। जो भी है, वो हिंदू है। हाँ, मैं ये बात कहना चाहता हूँ, अगर नाम वाकई में बदला जाएगा तो क्या देश की सबसे बड़ी बीफ एक्सपोर्ट कंपनी और टॉप की 4 बीफ शुरुआत वहां से होना चाहिए। हाँ, क्यों नहीं उनका नाम क्यों नहीं होता? जबकि गाय के नाम पर राजनीति करते हुए सरकार यहाँ तक पहुंची और गाय के नाम पर ही राजनीति आज भी हो रही है। देखिए बीजेपी का सिर्फ मकसद है किसी भी तरीके से सत्ता हासिल करना। उनके लिए ये सब मान नहीं है कि गाय की हत्या हो रही, कुछ क्या हो रही है। उनको तो ये दिखना है कि भैया कोई अगर गाय को मार रहा है, कोई मुस्लिम ले जा रहा है तो वो माहौल बनाओ। जबकि जो बीफ एक्सपोर्ट कंपनी है उसके जो मालिक है 5 बड़े सब हिंदू हैं। चलिए दादा, ये तो हो गई देश पे बात, थोड़ा सा नीचे आते हैं और अब उत्तराखंड की बातें करते हैं। और मैं उत्तराखंड को लेकर थोड़ा सा एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 ने पुलिस और जस्टिस को लेकर एक रिपोर्ट पेश की है, जिसमें उत्तराखंड की जो पुलिस है उसको सभी राज्यों में नीचे से तीसरा स्थान मिला है। शेम ठीक है, लेकिन मैं प्राउड की बात बताता हूँ, दूसरा स्थान किसको मिला होगा? दूसरा स्थान नीचे से? हाँ, उत्तर प्रदेश को मिला होगा, यूपी को। एग्जैक्ट बात है। तो ये थोड़ा सा हमारे लिए फिर वो वाली बात हो जाती है, हम यूपी से थोड़ा सा ऊपर हो गए। पहले स्थान पर पश्चिम बंगाल है, नीचे से पहले स्थान पर। अच्छा। जबकि सबसे बेस्ट जो मिला है वो कर्नाटक को मिला है। तो फिर मैं वही बात कहता हूँ कि उत्तराखंड पुलिस, जिसको स्लोगन मिला है आपका मित्र वाली, पिछले कुछ समय से उसकी कार्यप्रणाली पर लगातार इस तरह के प्रश्न उठते आ रहे हैं और हम लगातार उसमें लिख और बोल रहे हैं। अपराधों की स्थिति जो है, आपराधिक स्थिति में उत्तराखंड इस समय चरम पर है। और महिलाओं के लिए तो वाकई में अभी कुछ प्रतिष्ठित अखबारों ने इस मामले में छापा भी था कि जिस तरीके से अपराध हो रहे हैं और बहुत सारे अपराधों में कार्रवाई नहीं होना, रिपोर्ट ना हो पाना, ये भी एक बड़ी विधा है। तो इस चीज़ को कैसे देखते हैं आप? देखिए यदि राजनीति में व्यवसायीकरण हो गया तो वो राजनीति नहीं रह जाती। इस समय जो हमारे प्रदेश के मुखिया हैं उनका उद्देश्य किस तरीके से पैसा कमाना, चाहे वो खनन हो, चाहे वो गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री के पास। दादा मैं बता रहा हूँ, गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री के पास है। हाँ। जो खनन की बात करो, बड़े बड़े डंपर, खनन पे भी बात करेंगे। डेली हम देखते हैं किसी भी डंपर की गाड़ी के पीछे नंबर प्लेट नहीं है। बाकी अगर आप बाइक लेके चले जाएंगे, अगर आपके पास
पॉल्यूशन का नहीं होगा तो 1000 रुपये का चालान करेगा। मैं बात बताता हूँ आपको, खनन को लेकर हम बात करते हैं। पहले हम पुलिसिंग पे बात कर लें, पुलिसिंग को आप फिर पुलिसिंग पे बात करते हैं कि किस तरीके से देखते हैं कि उत्तराखंड पुलिस जो है जस्टिस के तौर पर, पुलिसिंग और जस्टिस के तौर पर नीचे से तीसरे पायदान पर है। क्यों? क्योंकि वहाँ जस्टिस से पहले ही नेगोशिएशन हो जाता है और जो गरीब शोषित वंचित है उसको इसका लाभ नहीं मिलता है, और जो पूंजीपति है वो गलत करके भी अपना बच जाते हैं। अच्छा, और ये हो रहा है। हाँ, भूमाफिया का संरक्षण कौन दे रहा है? पुलिस। जबकि पुलिस कहती नहीं, अगर मंदिर के सामने से अगर एक चप्पल भी चोरी नहीं हो, अगर पुलिस ईमानदारी से काम करे तो इस समय पुलिस पे सवालिया निशान उठाना लाजमी है। और हम आज से नहीं, ये अंकित हत्याकांड से लेकर, अभी मैं महिला की बात कर रहा हूँ, और तब से लेकर आज तक आप बताइए ना कि कौन से मुद्दे पे पुलिस को कामयाबी मिली है। हाँ, बिल्कुल एग्जैक्ट सवाल है, बिल्कुल एग्जैक्ट सवाल है। अच्छा, मैं खनन पे आता हूँ। खनन को मैं थोड़ा अलग से देखता हूँ। खनन को इस तरीके से देखता हूँ कि माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, जो हमारे पूर्व के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने सदन में इस बात को लेकर आवाज उठाई थी और अपनी ही सरकार के खिलाफ, वो भी भाजपा में अपनी सरकार के खिलाफ बोलने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। अभी कुछ दिन पहले हल्द्वानी के मेयर, जो इस समय सत्ता के मेयर हैं, उन्होंने तक सवाल उठाया कि बिना पैसे दिए आपका कोई अधिकारी काम ही नहीं कर रहा है। हाँ, नहीं, मैं खनन पे आ रहा था। तो मैं देखिए, बात खनन हो, अधिकारी हो, ये जो जितने भी ब्यूरोक्रेसी है ना इस समय उत्तराखंड में, पूरी तरीके से पैसा बटोर के मुख्यमंत्री को देने का काम करे, इसके अलावा कुछ नहीं। अच्छा, मैं खनन पे आता। खनन के जो मैं बता रहा था कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने एक सदन पे एक बयान दिया था अवैध खनन को लेकर कि खनन का काम बहुत जोरों से चल रहा है। उसके बाद फिर एक सरकारी कोई सचिव ने बयान दिया था कि ये एक राजस्व की एक योजना है, सरकार को इससे राजस्व मिल रहा है। अब मैं इस बात पे इस तरीके से देखता हूं कि जो ट्रक जो सड़क पे चल रहे हैं वो तो राजस्व लेके जा रहे हैं, अगर सचिव की मान ले तो फिर ये गलत काम कहां से हो रहा है? क्योंकि सरकार को राजस्व पहुंच रहा है। और मेरा एक और बयान है इस मामले में, और मैं थोड़ा सी अलग सी चीज देखता हूँ। कई बार मंदिर में होते हैं, हम हिंदू धर्म के, जब मंदिर में कई बार हम अपने हिसाब से चढ़ावा लिख के आते हैं और कई बार नाम लिखवाते हैं। कुछ बहुत ज्यादा समाज सेवी लोग होते हैं जो नाम ना लिखवा के गुप्त दान मंदिर में देते हैं, तो उनको हम काफी सराहना देते हैं। तो मैं यही तो कहना चाहता हूँ कि जो ट्रक सड़क पर चल रहा है जिस पर नंबर प्लेट नहीं है, ये गुप्त दान कर रहे हैं, ये गुप्त दान कर रहे हैं सड़क को, तो फिर इनका विरोध क्यों होगा? ये तो समाज सेवी लोग हैं, सरकार को राजस्व पहुंचा रहे हैं अपनी नाम छुपाए बिना। क्या इस टॉपिक से बाहर आते हैं दादा, थोड़ा सा आप लोकल की राजनीति पे बात करते हैं। कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा है, 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर चल रहा है, आप उसका हिस्सा रहे हैं। किस तरीके से कांग्रेस की 2027 के लिए तैयारियां हैं, जबकि अभी निकाय चुनाव में परिणाम काफी दुष्परिणाम रहे? आपके यहाँ तो सीट ही परिवर्तन कर दी गई थी, और बाकी पूरे उत्तराखंड में अगर निकाय चुनावों के परिणाम में कहूँ तो काफी देखिए, जनता के अधिकारों को छीना जा रहा है। कैसे? आप निकाय चुनाव में देख सकते हैं कि जो सीट साधारण थी, पैसे लेकर 5 करोड़ रुपए लेकर उसको ओबीसी कर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं जनता के अधिकारों को छीना जा रहा है, वहाँ के लोकतांत्रिक अधिकारों को हनन हो रहा है। दिनेशपुर जैसे क्षेत्र में जहाँ पर 98% सामान्य है, सिर्फ 2% ओबीसी है, और उसके बाद उसका आपने आपत्ति लगाने का समय, स्थानीय विधायक ने इस चीज का विरोध किया है, आपने आपत्ति लगाने का समय नहीं दिया और आप चुनाव निर्विरोध जीतते हो, तो कहीं ना कहीं आपने लोकतांत्रिक हत्या की। चलो, चुनाव का परिणाम हार जीत तो होता ही है, वो हो जाता है, तब मानते हैं कि हाँ वास्तव में आप समाज के हित के बारे में सोच रहे हैं, जनता के हित के बारे में सोच रहे हैं। इस समय तो जनता का हित बिल्कुल सोचा ही नहीं जा रहा, किस तरीके से अपना जेब भरा जाए। कमीशन खोरी का खेल चल रहा है, 30%, 40%, 50% में काम चल रहा है, बताऊँ विभाग में, चाहे वो पीडब्ल्यूडी का हो, चाहे वो किसी भी विभाग। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, चाहे सूबे के मुखिया से लेकर और नीचे के किसी भी व्यक्ति से अगर जब आप बात करने की कोशिश करते हैं तो आप देखते होंगे कि उनका एक बयान होता है कि जीरो टॉलरेंस की सरकार, कि ये जीरो कहने वाली बात है, ये सिर्फ जनता को बरगलाने वाली बात है कि हम ये कर रहे हैं, हम महिला सुरक्षा दे रहे हैं, और सब कुछ आपके सामने ही है। धरातल पर क्या है बताइए? धरातल पर क्या इस समय है? चाहे महिला सुरक्षा की बात करें, चाहे रोजगार की बात करें, ठीक, मोदी रोजगार मुद्दा नहीं रह गया दादा, रोजगार मुद्दा नहीं रह, महंगाई देख लीजिए, महंगाई भी अभी आपको बताऊं, सोलर पैनल जो मोदी जी यहाँ FCI मैदान में बहुत बड़े बड़े बातें करके गए थे कि उत्तराखंड को फ्री बिजली मिलना है, इस समय 7.5 रुपये यूनिट है, ठीक है। सोलर पैनल लगाएंगे कौन? जो सक्षम व्यक्ति है वही तो लगाएगा, आप और हम तो लगा नहीं पाएंगे, हम गरीब आदमी है। तो उस पर जो राज्य से मिलने वाला जो सब्सिडी है 85,000 वो भी खत्म कर दिया गया, ठीक है। आने वाले समय में केंद्र भी खत्म कर दे। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सब्सिडी से कर्ज भार पड़ता है सरकार को, तो तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? अब मत कहो हम सब्सिडी नहीं दे रहे, आप लगाओ अपने क्षमता से। लेकिन 6,000 रुपये का राशन तो सरकार दे रही है। कैसा राशन? जो अभी देती है, जो मुफ्त का राशन जो देती है। कहाँ से देती है? आप ही का लेके आप ही को दे रही है, उसको मुफ्त कहते हैं आप?
उसको मुफ्त कहते हैं? नहीं, जिसको मिल रहा है उसको जो तो मुफ्त मिल रहा है। सिलेंडर जिसको मिल रहा है उसको तो कांग्रेस मुफ्त के मिल रहा समय में अगर 25 पैसा बढ़ जाता था, जी, जी, जी। तो यही बीजेपी के लोग सड़कों पर तांडव करते हुए नजर आते थे। इस समय सब्सिडी सिर्फ 15 रुपए आ रही है आपके पास, 14 रुपए कुछ पैसे करके ये सब्सिडी आती है। आप विरोध क्यों नहीं कर रहे? पेट्रोल डीजल पे कितना रुपए आप देख रहे हैं? टैक्स एक्साइज तमाम कम से कम 50 रुपए दे रहे हैं आप। है। लेकिन पेट्रोल और डीजल का जो उपाय वो बता रहे हैं, जो उसके बाद आप कहीं भी चले जाइए, कितना रुपए आप टोल दे रहे हैं? आप टोल कितने दे रहे हैं? जब सड़क पर आप टोल दे रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी होती है, अगर किसी को दुर्घटना हो तत्काल उसको सारी सुविधाएं दें, उनको मुआवजा दें। कितने लोगों को मिल रहा है बताइए ना। तो सरकार और सिर्फ जनता को चूसने का काम कर रही है, और बड़े बड़े प्लेनों में विदेश यात्रा करने का काम हमारे जेब के पैसे से जा रहा है। ये जनता कब समझेगी मुझे नहीं मालूम। ये धर्म का भाई चश्मा जब तक नहीं उतारेगी हमारे देश की जनता, तब तक हम लोग लेकिन अब धोखा खाते रहेंगे। कांग्रेस जितनी भी बुरी थी, मैं कहता हूँ कांग्रेस लाख बुरी थी, लेकिन कभी भी आपके अधिकारों को छीनने का काम नहीं किया, आपको बोलने से रोकने का काम नहीं किया। उस समय संवैधानिक जो संस्थाएं हैं वो स्वतंत्र थी, कुछ भी कहो। इस समय कोई भी संवैधानिक संस्था, सीबीआई, ईडी, अगर आप कुछ भी सरकार के खिलाफ बोलो, कल आपके घर में रेड पड़ जाएगा कि भैया आपके पास पैसे कहाँ से आप। और इसलिए कोई नहीं बोलता है, सभी ने कुछ ना कुछ गलत करके रखा हो। मैं तो मुखर होकर इसलिए बोलता हूँ कि मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मैं मानता हूँ कि यही चीज़ जनता को एक दिन बहुत मजबूती प्रदान करेगी। वो चीज़ों को समझे कि हाँ वास्तव में बीजेपी और कांग्रेस शासन में कितना फर्क है। अच्छा, 10 साल हो गए हैं, आप कब तक कांग्रेस का रोना रोते रहेंगे? कब तक नेहरू की बात करते रहेंगे? आप पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को कब्जे में कीजिए ना, हम आपके साथ खड़े हैं। जो लगे हम एक साल का जो टैक्स है, हम सैलरी है, 1 महीने का सैलरी है, हम दिलाएंगे। जो भी कर सकते हैं हम जितना हो सके कर सकते करेंगे, लेकिन आप पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को अपने कब्जे में कीजिए ना, हम आपके साथ हैं। लेकिन फिर अब वही तो बात है कि ट्रंप बीच में पड़ गए। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारा देश इस समय गुलामी की ओर जा रहा है। चलिए, मैं लोकल की राजनीति की बात कर रहा था। आप गदरपुर से हैं और गदरपुर का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। कांग्रेस का गदरपुर में क्या भविष्य है आने वाले समय में? जबकि मैं इस मामले को थोड़ा सा और जोड़ देता हूँ कि कांग्रेस में पूरे ज़िले में कहूँ तो शक्ति फार्म के बाद सबसे बड़ी जो सीट है आपकी है, जिसमें बंगाली समुदाय होता है, और पिछली बार भी नेक टू नेक फाइट रही, लेकिन उसके बावजूद भी परिणाम विपरीत रहे। तो ऐसी क्या स्थिति है कि इतनी बड़ा वोट बैंक होने के बावजूद भी आप वहाँ चुनाव जीतने में सक्षम नहीं रहे? और मैं फिर उसी बात पे आता हूँ कि क्या राजनीति में क्या भविष्य रहने वाला है 2027 में कांग्रेस का और किशोर हल्दार का, दोनों का? देखिए, मैं अपनी बात तो नहीं करता, लेकिन राज्य बनने के बाद से अभी तक गदरपुर में कांग्रेस का कोई विधायक नहीं बना। पहली बार प्रेमानंद महाजन जी 2 बार बने, बसपा से बने। उस समय एक बार कांग्रेस की सरकार रही, एक बार बीजेपी की सरकार। जी। उसके बाद हमारे विधायक माननीय अरविंद पांडे जी 2 बार विधायक रहे, एक बार मंत्री जी रहे। मैं किसी की आलोचना ना करते हुए मैं ये कहता हूँ कि गदरपुर को एक सही नेतृत्व की जरूरत है। जो एक गदरपुर हमारे कौमी एकता का गुलदस्ता है। यहाँ पे सभी धर्म के लोग रहते हैं, पर्वतीय समाज का ये पूरा। मैं बता रहा हूँ, कौमी गुलदस्ता पे बात कर रहा हूँ। कौमी गुलदस्ता, हर शहर में कौमी गुलदस्ता की बात होती है, लेकिन यही कौमी जो गुलदस्ता होता है, ये चुनाव के टाइम में इसके अलग अलग फूल बिखेर दिए जाते हैं, जिसकी वजह से बाद में ये पॉलिसी वही लोग करते हैं जिनके मन में डर होता है। कांग्रेस का एक कार्यकर्ता कभी भी सही के लिए, गलत के लिए हमेशा आवाज़ उठाता है और सही के साथ खड़ा रहता है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बार गदरपुर की जनता सत्य के साथ खड़ी होगी और कांग्रेस हमेशा सत्य के साथ खड़ी होगी। ऐसी स्थिति में जब आपने चेयरमैन के चुनाव पे इस चीज़ के परिणाम देख लिए कि सरकार किस हद तक जा सकती है? देखिए, सरकार तो इस समय क्या बताएं कि वो चाहती नहीं कि लोकतंत्र जीवित रहे। वो जैसे पहले राजा महाराज, मेरा बेटा, उसके बाद उसकी पीढ़ी, वही चीज़ चलती हुई आ रही है। ये लोग तो चाहते ही नहीं कि अच्छे लोग, लेकिन अगर जिस दिन जनता सड़कों पर उतरेगी या जिस दिन जनता ने मन बना लिया, उस दिन कोई भी सरकार हो, चाहे कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, उसको उखाड़ फेंकने की क्षमता ये जनता रखती है। ये यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। अच्छा, मैं फिर थोड़ा सा लोकल पे आ जाता हूँ। दिनेशपुर से रुद्रपुर को जोड़ने वाली एक सड़क है, जो सड़क पिछले कुछ समय से बहुत खस्ता हालत में रही है, और इस पे छतरपुर पे बनने वाला एक ओवरब्रिज है। इसकी आवाज़ को उठाने वाले, वो जो सबसे ज़्यादा आवाज़ को उठाने वाले व्यक्ति आप हैं। सरकार भाजपा की, पिछली बार भी, इस बार भी वहीं का विधायक, और वहाँ का ही विधायक इस मामले को लगातार कह रहा है कि बातें नहीं सुनी जा रही है, ऊपर सुनवाई नहीं हो रही है। इवन अजय भट्ट जी तक ने ये बात कह दी है। तो आखिर बात ऐसा क्या लग रहा है कि क्यों नहीं, क्या ये अनदेखी की जा रही है, या फिर ये
कोई और इसके पीछे राजनीति है, या फिर ये टकराव है दो नेताओं के बीच में जिसका दुष्परिणाम जनता को झेलना पड़ रहा है? देखिए, ये गदरपुर की जनता के लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारा परिवार कहीं ना कहीं अधिकारों से वंचित रह जा रहा है। आपने सही कहा, अभी तक मुख्यमंत्री जी रुद्रपुर आते हैं, सितारगंज आते हैं, खटीमा आते हैं, कभी आपने सुना कि गदरपुर में आए हैं? कभी सुना आपने? कितना साल हो गया? 6 साल हो गए, आज तक गदरपुर में नहीं आए हैं। देखिए, आपका विरोध हो सकता है हमारे अरविंद पांडे जी से, लेकिन आप ये मत भूलिए कि गदरपुर की जनता ने एक सीट आपको आपके ही सरकार को दी है, ये आपको नहीं भूलना चाहिए। अगर आज आप उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं गदरपुर के हर एक व्यक्ति को आप धोखा दे रहे हैं, हर एक व्यक्ति के साथ आप अन्याय कर रहे हैं। इसलिए जो फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर इसलिए भी ज़रूरत है, एक तो वो सेंटिंग की प्रक्रिया होती है, 2 घंटे वहाँ जाम लग जाता है, सिटकुल छूटता है, जिला मुख्यालय है, जिला चिकित्सालय है, एम्बुलेंस है, स्कूल के बच्चे, और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि सिटकुल से जो कर्मचारी निकलते दिन भर मेहनत करने के बाद जब शाम को 1-1 घंटा 2-2 घंटा जाम में फंसे होते हैं, हर किसी को अपना काम रहता है, तो वो जो 2 घंटा जाया होता है वो मुझे कहीं ना कहीं पीड़ा देती है। इसके लिए मैं कम से कम 20 दिन तक धरना प्रदर्शन किया और वो पास भी हुआ, 55 करोड़ की लागत से वो पास भी हुआ। बीच बीच में मेरी बात होती है PWD के अधिकारी से, वो कहते हैं सॉइल टेस्टिंग का काम चल रहा है। मैंने कहा कब तक चलेगा? अगर सरकार की मंशा हो ना, मैं आपको एक ज्वलंत उदाहरण दूँ, जब हमारा यहाँ G20 सम्मेलन हुआ था तो पंतनगर से लेकर रामनगर तक सारी सड़कें बिल्कुल शीशे की तरह चमक गई थी, सौंदर्यीकरण हो गया था। उसके बाद एक आपको उदाहरण और दूँ, जो हमारा ट्रेंचिंग ग्राउंड है रुद्रपुर का, जब प्रशासन के हाथ में आया कितना सुंदर हो गया। तो सरकार चाहे तो क्या नहीं कर सकती है, तो सरकार की नीयत साफ होनी चाहिए। तो आप ही कह रहे हैं सरकार चाहे तो क्या नहीं कर सकती? क्या नहीं कर सकती? तो इसका मतलब ये फ्लाईओवर इनके लिए चुटकी का काम है। हाँ। जो रोड का चौड़ीकरण है चुटकियों का काम है, ठीक है ना, बस खाली करने की इनके क्या अंदर मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि अरविंद पांडे जी जो वहाँ से विधायक हैं, जो पूर्व में स्वास्थ्य मंत्री भी रहे हैं, उनका राजनीतिक कैरियर दांव पर लगा हुआ है, शिक्षा मंत्री रहे, सॉरी, उनका राजनीतिक कैरियर दांव पर लगा हुआ है इस समय पे, और कहीं ना कहीं मुझे बहुत बंधे हुए हाथों से काम करते हुए लगते हैं। और मात्र विधायक होना और फिर उसके बाद अपने ही विधायक का बार बार मंच पर अपनी ही सरकार के खिलाफ बोलना, ये सब चीज़ें तो कहीं आड़े नहीं आ रही है। देखिए, उनके साथ कहीं ना कहीं धोखा भी हुआ है और उनको बेइज्जत किया गया है। आप 5 बार के विधायक रहे हो, ठीक है, आप पूर्व में शिक्षा मंत्री रहे हो, और उसके बाद सीधे आपको विधायक में फिर लाया जाता है आदमी, जबकि हमारे खटीमा के जो इस समय जो मुख्यमंत्री हैं वो माननीय भुवन कापड़ी से सीट हार चुके हैं। आप एक हारे हुए व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना रहे हो और 5 बार के जीते हुए मुख्यमंत्री विधायक को आप एक विधायक रख रहे हो, और ना ही कोई वित्तीय लाभ दे रहे हो, ना क्षेत्र का विकास कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं ये हमारे क्षेत्र के साथ धोखा हुआ है, ना कि अरविंद। क्या इसका कोई फायदा मिलने वाला है इस बार कांग्रेस को? निश्चित रूप से मिलेगा। जनता ने मन बना लिया है, इस बार जनता बहुत चुप है और वो सब चीज़ देख रही है। मैं तो कहता हूँ जनता हमारी देवतुल्य है, वो हर एक चीज़ को बहुत बारीकी से देख रही है, तुलना भी कर रही है कि वास्तव में कांग्रेस इस बीजेपी सरकार से लाख गुना अच्छी हुआ करती है। अच्छा, मैं अंतिम सवाल, हर दिन कोई ना कोई नए नियम, कभी बैंकों के लाइन में लगा दो, कभी KYC के लाइन में लगा दो, कभी आपका थंब नहीं लग रहा है तो राशन नहीं मिल रहा है, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिससे जनता बहुत पसंद। मैं आखिरी सवाल एक पूछ रहा हूँ। त्रिस्तरीय चुनाव हैं जो अभी पेंडिंग है और PP मोड पे चल रहे हैं, और जबकि जो अमरनाथ वो सॉरी केदारनाथ यात्रा, चारधाम यात्रा जो चल रही है उसकी वैसे भी है। उसके बाद ये है कि तय है कि अक्टूबर-दिसंबर में कहीं ये चुनाव होंगे। क्या तैयारियां हैं त्रिस्तरीय चुनाव को लेकर? ये तो सरकार सिर्फ इसको टालना चाह रही है। एक बात बताइए, जब नगर निकाय का चुनाव 1 साल लेट हुआ उस समय कौन सा चारधाम यात्रा चल रहा था? छात्र संघ चुनाव नहीं कराया, छात्र के अधिकारों को हनन किया गया। सरकार बार बार कहती तो है 1 नेशन 1 इलेक्शन के लिए। अरे एक बात बताइए, अगर आपको करना ही है तो फिर उस अध्यादेश लाइए ना, अध्यादेश लाइए। कहती है ना सरकार फुल फ्लैश नहीं है, उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। सरकार कहती तो है कि फुल फ्लैश नहीं है ना, तो फिर आपको उसके दायरे में रहने की जरूरत है। आप बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन धरातल पर नहीं ला रहे हैं, इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी बातों का कोई औचित्य नहीं है। अगर वास्तव में सरकार चाहती है कि गाँव तक काम पहुँचे, हर एक व्यक्ति तक काम पहुँचे, तो तत्काल चुनाव करा देना चाहिए। इस मई में अधिसूचना जारी करे, जून के लास्ट में या जुलाई के फर्स्ट वीक में चुनाव करा देना चाहिए। बिल पेंडिंग था पंचायती राज का, वो राज्यपाल ने पास कर दिया है, और वो जो आरक्षण का था वो भी शायद पास कर दिया है। तो मुझे लगता है कि इसको विलम्ब से, अति विलम्ब से इसको कर देना चाहिए। क्योंकि जनता के हाथ में जब तक पावर नहीं आएगा तब तक कोई काम नहीं होगा। पिछले 6 महीने से मुझे लगता है कि किसी भी गाँव में एक ईंट नहीं लगी होगी। और दूसरी बात, ये जो स्वजल का काम चल रहा है, जगह जगह सड़कें खोदे पड़े हैं, पानी की लीकेज हो रही है। मुझे लगता है ये तो और दिक्कत वाली बात है, बड़े मुश्किल से तो सड़कें बन पाती है। हमारे घर के सामने की जो सड़क है, जब विधायक
वो कहते हैं महाजन जी हुआ करते तब रोड बनी थी, उसके बाद अब बनी। सोचिए ना। नहीं, मैं उसी बात में आ रहा हूँ। हमारे यहाँ भी एक प्रधानमंत्री सड़क योजना से एक सड़क बनी है 7 किलोमीटर की, और उस सड़क की स्थिति क्या है वो अभी मैंने कुछ दिन पहले लोगों को दिखाया भी था। लेकिन अभी उसमें फिर स्वजल योजना के तहत जो सड़क के एक साइड पे पाइपलाइन गई है उससे लगातार क्रॉस करके लाइनें खोद दी गई है और पूरी सड़क को उस तरीके से खस्ता हालत छोड़ दिया गया है। चलिए, ये सब है तो खासी लंबी चर्चा हो गई। दादा धन्यवाद है, खासा नाराज हैं आप इस समय मौजूदा सरकार से। नाराज नहीं, मैंने जो जमीनी हकीकत है वो मैंने आपके सामने रखा है, और वास्तव में अगर आप इसको चिंतन मंथन करेंगे तो ये सारी चीज़ खुल के आपके सामने। चलिए साथियों, ये थे हमारे साथ किशोर हलदार जी, जो कांग्रेस के नेता भी हैं और कांग्रेस के कई सम्मानित पदों पर रहे हैं, विधानसभा गदरपुर से बिलोंग करते हैं, और मैं यूँ कहूँ कि 2027 के लिए विधायक पद के दावेदार भी हैं। भले चाहे वो ना कहें, बातों से बचने की कोशिश करें, तो प्रयास तो रहता है राजनीति में, इस तरह के प्रयास हमेशा रहते हैं। ये जनता के ऊपर निर्भर करता है। एग्जैक्ट बात है। मैं तो नहीं, पार्टी के ऊपर भी डिपेंड करता है कि पार्टी किस पर दाव खेलती है और कितना भरोसा जता पाती है। लेकिन मैंने आपका कार्यकाल देखा, और मैं एक दिन चाहता हूँ कि मैं एक दिन आपके घर आकर वो जो आपकी डॉक्यूमेंट्री है जो आपने बना रखी है उसको देखूं। मैं उससे खासा प्रभावित हूँ कि जितने भी आपने आज तक काम किए वो पूरी तरीके से एक फाइल में संजो कर रखे गए हैं। मैं किशोर हलदार की कार्यशैली पर इतना बता दूं कि जो छतरपुर से बनने वाली सड़क है, जिस सड़क को लेकर लगातार आप बात करते हुए आते हैं, उस सड़क का काम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कई बार बातें उठती हैं और लोग ऑफ कैमरा इस बात को कहते भी हैं कि विधायक अरविंद पांडे जी की और पुष्कर सिंह धामी जी जो मुख्यमंत्री है उनके बीच के जो तालमेल है वो सही नहीं है, जिसका खामियाजा वहाँ की जनता को भुगतना पड़ रहा है। और इसका खासा जो भुगतान है वो उन जनता को भी करना पड़ रहा है जिनके रास्ते में छतरपुर का वो रेलवे क्रॉसिंग आती है, जिसको मंजूर किया जा चुका है। पर ऐसी बहुत सारे काम है जो अधर पे लटके हुए हैं। जी, थोड़ा सा और ऐड करता हूँ, वहाँ पे माननीय विधायक जी का एक पेट्रोल पंप भी बन रहा है, आपने देखा होगा हमारे वाले, और उसी चक्कर में वो काम डिले हो रखा है। हाँ। आप एक बात बताइए, आप एक विधायक हैं, आप इस विधानसभा के प्रथम व्यक्ति हैं, आपका तो प्रयास होना चाहिए मेरा पेट्रोल पंप बने बाद में, पहले जनता का फ्लाईओवर बनना चाहिए। ये सोच जब तक आपके अंदर नहीं होगी ना, मैं तो बहुत त्याग वाला बंदा हूँ, मैं अपने लिए नहीं कम लोगों के लिए ज़्यादा सोचता हूँ, और मैं अपना जीवन इसी जनता के समर्पण सेवा में ही बिताना चाहता हूँ। मेरा परिवार अब कुछ नहीं है, मेरा परिवार ही देश, इस विधानसभा, इस क्षेत्र की जनता है, इस देश के लिए मैं मर मिटना चाहता हूँ। चलिए, अच्छी प्रयास हैं आपके, अच्छे कार्यशैली रहती है। तो फिर मैं वही बात कहता हूँ कि वो जो फ्लाईओवर बनना है वो मंजूर होने के बावजूद अधर पर है। अब देखना यह है कि कब वो बनता है। अब 27 के चुनाव सर पर हैं, बिल्कुल 3 साल पूरे हो चुके हैं। धामी सरकार ने भी कुछ ही दिन पहले रुद्रपुर शहर में अपने 3 साल बेमिसाल मनाए थे, लेकिन बेमिसाल पर कुछ हल्के से दाग ये सब भी बाकी रह जाते हैं। अरविंद पांडे को जब भी मौका मिलता है कहीं बोलने का तो वो गरज कर बरसते हैं अपनी ही सरकार पर, अपने ही लोगों पर, और उनका बार बार ये बयान होता है कि मेरे खिलाफ साजिश रची जा रही है और मेरा राजनीतिक कैरियर दांव पर है। अब देखना यह है कि किस तरीके से काम होता है, और 2027 को लेकर कांग्रेस की क्या तैयारी है, गदरपुर की क्या तैयारी है और अरविंद पांडे जी की क्या तैयारी है, ये सब भविष्य के आधार पर है। तो दादा धन्यवाद है, आपने अपना कीमती समय दिया है। फिर एक बार मिलेंगे और बाकी और चर्चाओं पर, तो बने रहिएगा ऐसी चर्चाओं के लिए हमारे साथ। मैं अनिल रावत अपने साथी सहयोगी उज्जवल के साथ, धन्यवाद।